हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तेजस रेलवे वाला पर, जिसमें हम रेलवे वाणिज्य विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग से CCTC एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में बने रहिए मेरे साथ। और ये इस सीरीज का 13वां पार्ट होने वाला है। 12 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके वाणिज्य विभाग की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो बने रहिए इसमें हमारे साथ। शुरू करते हैं। अग्रेषण नोट किस धारा के अंतर्गत भरा जाता है? तो ये धारा 64 के अंतर्गत भरा जाता है। अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? तो ये एक प्रति में भरा जाता है। अग्रेषण नोट का मुख्य पृष्ठ किस के द्वारा भरा जाता है? तो मुख्य पृष्ठ मालिक या उसके एजेंट द्वारा भरा जाता है। अग्रेषण नोट का पिछला भाग किसके द्वारा भरा जाता है? तो अग्रेषण नोट का पिछला भाग रेल कर्मचारी द्वारा भरा जाता है। भरा हुआ अग्रेषण नोट कितने वर्ष तक रखा जाना चाहिए? तो ये 5 वर्ष तक रखा जाना चाहिए। भरा हुआ अग्रेषण नोट कहाँ रखा जाता है? तो ये स्टेशन या माल गोदाम में। छोटे स्टेशनों पर स्टेशनों में ही रखा जाता है, बट बड़े स्टेशनों पर माल गोदाम में। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। जो ऑप्शन में जहाँ माल गोदाम हो तो माल गोदाम। सामान्य माल के फॉरवर्डिंग नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? तो सामान्य माल के फॉरवर्डिंग नोट एक प्रति में भरा जाता है। अच्छा, इसमें ये देखना है कि सामान्य माल के लिए पूछ रहा है। अगर सामान्य फॉरवर्डिंग होता है, सामान्य फॉरवर्डिंग नोट, तो वो 3 प्रतियों में होता है। आगे वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा हमें। माल की बुकिंग के लिए कौन सा प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो इसके लिए अग्रेषण नोट। अग्रेषण नोट पर मालिक द्वारा गलत अधूरा विवरण देने से माल में क्षति होने पर तो रेलवे क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ऑप्शन तीसरा सही है। अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? तो देखो, ये 3 प्रतियों में भरा जाता है। यहाँ सामान्य अग्रेषण नोट पूछा है। सामान्य अग्रेषण नोट 3 प्रतियों में भरा जाता है। अग्रेषण नोट कितने प्रकार का होता है? अगर प्रकार पूछता है तो ये 5 प्रकार का होता है। अग्रेषण नोट पर खराब पैकिंग का रिमार्क लेने के लिए किस धारा के अंतर्गत आवश्यक है? तो खराब पैकिंग का रिमार्क धारा 98 के अंतर्गत आवश्यक है। अग्रेषण नोट पर RR/OR का रिमार्क लेना किस धारा के अंतर्गत आवश्यक है? तो ये धारा 63 के अंतर्गत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रेषण नोट पर मालिक द्वारा सही सही विवरण देने की जिम्मेदारी किस धारा के अंतर्गत आवश्यक है? सही सही जानकारी देना धारा 66 के अंतर्गत आवश्यक है। वे वस्तुएं जो सामान्यतः बंद डिब्बों में बुक की जाती हैं, यदि पार्टी ऐसा माल खुले डिब्बे में बुक कराना चाहे तो अग्रेषण नोट पर इस हादसे का रिमार्क लेना किस धारा के अंतर्गत आवश्यक है? तो इस बात का रिमार्क लेना धारा 104 के अंतर्गत आवश्यक है। सामान्य अग्रेषण नोट की मान्यता अवधि कितनी होती है? तो इसकी मान्यता अवधि 6 माह होती है। रेलवे रसीद रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? तो रेलवे रसीद धारा 65 के अंतर्गत जारी की जाती है। इनवॉइस की रिकॉर्ड प्रति कितने वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है? तो ये 5 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। TMS द्वारा इनवॉइस कितनी प्रतियों में जारी की जाती है? तो TMS होता है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 4 प्रतियों में जारी की जाती है। TMS द्वारा इनवॉइस 4 प्रतियों में जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRT का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये RRT का कार्यालय चेन्नई में स्थित है। विकास शुल्क की दर कितने प्रतिशत है? तो विकास शुल्क की दर 5% है। माल भाड़ा यातायात के मामले में भारतीय रेलवे में कितनी कैटेगरी के ग्राहक हैं?
तो माल भाड़ा यातायात के मामले में 3 कैटेगरी के ग्राहक हैं। माल भाड़ा यातायात के मामले में ग्राहकों की कैटेगरी का आधार क्या माना गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राहक द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया भाड़ा, पिछले वर्ष में जो भाड़ा भुगतान किया गया है उसके आधार पर कैटेगरी को बांटा गया है। कैटेगरी ए के अंतर्गत कितने रुपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं? तो कैटेगरी ए के अंतर्गत पूछ रहा है, तो रुपये 100 करोड़ से अधिक का भुगतान जो किए हैं वो कैटेगरी ए के अंदर रखे जाते हैं। कैटेगरी बी के अंतर्गत कितने रुपये तक के भाड़े का भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं? कैटेगरी बी के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ से अधिक किंतु 100 करोड़ तक, वो कैटेगरी बी के अंतर्गत आते हैं। और कैटेगरी सी के बारे में पूछा सेम उसी की तरह, तो इसका है 25 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ तक। तो ये तीनों कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है। माल यातायात के क्षेत्र में व्यस्त सीजन कब से कब तक माना जाता है? तो माल यातायात के क्षेत्र में 1 अक्टूबर से 30 जून तक व्यस्त यानी बिजी सीजन माना जाता है। माल यातायात के क्षेत्र में अव्यस्त सीजन कब से कब तक का माना जाता है? तो ये 1 जुलाई से 30 सितंबर यानी 3 मंथ अव्यस्त सीजन माने जाते हैं माल यातायात के क्षेत्र में। उत्तर रेलवे में माल यातायात के क्षेत्र में मानसून सीजन कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक यानी 4 मंथ। फ्रंट इंसेंटिव स्कीम कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रंट इंटेंसिव स्कीम 4 प्रकार की होती हैं। कोल एवं कोक ग्रुप की वस्तुओं पर बिजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है? तो ये 12% है। कंटेनर ट्रैफिक पर बिजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है? तो कंटेनर के मामले में कोई चार्ज नहीं बनता, तो इनमें से कोई नहीं। निश्चित वस्तुओं की इनवॉइस के साथ कौन सा दस्तावेज गंतव्य स्टेशन भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है लाइसेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजी सीजन सरचार्ज किस माह से किस माह तक प्रभावित किया जाता है? तो ये किया जाता है अक्टूबर से जून तक। धारा 71/1/ए का प्रावधान किस संबंध में है? तो धारा 71 का ए का प्रावधान प्राथमिकता सूची से है। और धारा 71(1)बी का प्रावधान किस संबंध में है? बी का है विवेकीकृत मार्ग से। माल यातायात का भाड़ा न्यूनतम कितनी दूरी का प्रभावित होगा? तो ये 125 किलोमीटर का प्रभावित होगा माल यातायात का भाड़ा न्यूनतम दूरी का 125 किलोमीटर। यदि मालिक द्वारा घोषित वजन पर माल बुक किया गया है तो रेलवे रसीद पर क्या लिखा जाएगा? तो इस पर लिखा जाएगा SWA यानी सेंडर वेट एक्सेप्टेड। RRT का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो RRT का गठन धारा 33 के अंतर्गत किया गया है। सामान्य पैकिंग से संबंधित शर्तें कितनी प्रकार की हैं? तो सामान्यतः पैकिंग से संबंधित शर्तें 3 प्रकार की हैं। स्पेशल पैकिंग की शर्तें कितनी हैं? स्पेशल पैकिंग की शर्तें 3 हैं। और स्पेसिफिक विशिष्ट पैकिंग की शर्तें कितनी हैं? तो स्पेसिफिक की शर्तें 6 हैं। डनेक्स के लिए स्पेशल कंडीशन कौन है? तो डनेज के लिए स्पेशल कंडीशन S2 है। माल की मार्किंग का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो माल की मार्किंग का उदाहरण दोस्तों ये अपना प्रस्थान स्टेशन, प्रारंभिक स्टेशन से और गंतव्य स्टेशन तक, जैसे कि इसमें LDH दिया है लुधियाना से जम्मू JAT। उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ PR नंबर होता है जो 3 डिजिट में रहता है और उसके अपोन में रहता है नंबर ऑफ बैग्स, जैसे इसमें दिया है 2080। RCT का पूरा नाम लिखिए। RCT का पूरा नाम होता है रेलवे क्लेम टर्मिनल। पैकिंग की शर्त S1 किस माल
के संबंध में है। तो ये मेटल स्क्रैप के संबंध में है। पैकिंग की किस शर्त के अधीन वस्तुएं प्लाईवुड ऑब्लिक लकड़ी के केसों में पैक होनी चाहिए? तो ये शर्त होती है P4। पैकिंग की शर्त P5 किस संबंध में है? तो ये द्रव पदार्थों के संबंध में है P5। विस्फोटक पदार्थों को कितनी क्लासों में बांटा गया है? तो विस्फोटक पदार्थों को 7 क्लासों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज के एक 8 पहिए वाले कवर्ड वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैक्स प्रयोग किए जाने चाहिए? तो ये 12। ब्रॉड गेज के एक 8 पहिए वाले कवर्ड वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैक्स प्रयोग किए जाने चाहिए? तो ये होता है 12 डनेज वैक्स। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज का 13वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।